गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे आईसीएसई ज्योग्राफी क्लास 10th की, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चों के प्री बोर्ड्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और कहीं कहीं पर खत्म होने वाले हैं। तो आईसीएसई का जो सिलेबस है उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पार्ट आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है टोपो शीट। ठीक है, टोपो शीट। अब टोपो शीट पूरी ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे आसान है। सबसे आसान मतलब अगर कोई ढंग से पढ़ना चाहे, ढंग से समझना चाहे तो 15 से 20 मिनट में टोपो शीट खत्म। ठीक है, 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी साल भर इसको बच्चे पढ़ते हैं, साल भर इसको बच्चे पढ़ते हैं और फिर भी एट लास्ट जब एग्जाम आ रहा होता है तो उनको कोई ना कोई कंफ्यूजन इसमें रह ही जाती है। ठीक है, उनका पूरी तरह से टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं होता। तो अब इसका वेटेज देख लो कितना है। टोपो शीट प्लस मैप ये मिला के टोटल 30 मार्क्स होते हैं, जिसमें से टोपो शीट 20 यानी कि 20 मार्क्स एंड मैप ऑफ इंडिया ये होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको तो अभी हम अलग निकाल देते हैं, लेकिन हम बात करेंगे टोपो शीट की, जिसका वेटेज कितना है 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स में आपको पता है, अगर आपने टोपो शीट सीख ली तो ये 20 में से आपको पूरे के पूरे 20 मार्क्स मिल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। तो आज की क्लास में हम बात किसी करेंगे टोपो शीट की, और आपका फोकस, आपका सारा अटेंशन यहाँ पर होना चाहिए। और किसी भी डिस्टरबेंस को इग्नोर करने के लिए यू कैन यूज हैंड्स फ्री एंड अपनी कॉपी के साथ बैठे, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ सके। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? टोपो शीट। टोपो शीट में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें कुछ चीजें जो याद होनी चाहिए, जैसे कि आरएफ क्या है, ठीक है, कंटूर इंटरवल क्या है, क्या चीज आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सेकेंड इज कंटूर इंटरवल क्या है। उसके अलावा हमको 4 फिगर एंड 6 फिगर ऑल्सो निकालना आना चाहिए। डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए। डिस्टेंस कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, एरिया निकालना आना चाहिए। एरिया वो भी किसमें? किलोमीटर स्क्वायर में एंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्टेंस में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें एक चीज लगती है, आप उसको थ्रेड बोल सकते हैं, आप उसको स्प्रिंग बोल सकते हैं, आप उसको धागा, कुछ भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट डिस्टेंस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जिसको हम धागा कहेंगे या स्ट्रिंग कहेंगे, व्हाटएवर यू वांट यू कैन कॉल इट। आरएफ कंटूर इंटरवल, 4 फिगर एंड 6 फिगर, डिस्टेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एरिया किलोमीटर में एंड मीटर स्क्वायर। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी। अब हम शुरू करते हैं आरएफ से। बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, आरएफ। अब आरएफ कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से आर ले लिया, आप एफ ले लिया और बना दिया आरएफ। तो कभी कभी ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय आरएफ, तो आप लिखोगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। बट कभी कभी पूछता है व्हाट इज द आरएफ ऑफ गिवन मैप, तो आपको आरएफ पता होना चाहिए। कितना आरएफ होता है? 1:50,000। अब यहां पर 1:50,000 का क्या मतलब होता है? अब देखो, ये जो S2 का साइन लगा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में जो 1 लिखा है, इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब S2 को हम इक्वल टू में बदल देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है? 50,000 क्या है? 50,000 50,000
ठीक। क्या होता है कि आरएफ के लेफ्ट में जो यूनिट होती है सेम वही यूनिट आरएफ के राइट में भी होती है। तो लेफ्ट में सेंटीमीटर है, राइट में भी सेंटीमीटर। बट अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 50,000 सेंटीमीटर है, 50,000 सेंटीमीटर है, तो अगर जैसे जैसे सेंटीमीटर बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 10 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 10 गुना हो जाएगा। जो फिगर है वो बड़ा होता चला जाएगा, और जब बड़ा फिगर हो जाएगा तो हमें उसको कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में। 50,000 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो भी बड़ा ही फिगर आएगा। ठीक है ना, क्यों भाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 100 मीटर में 10,000 सेंटीमीटर हो जाएंगे, यानी कि 500 मीटर में 50,000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यही तो हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब 50,000 100 मीटर में, अब 100 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 100 भी बड़ा है, हम इसको और छोटा करेंगे। अब हम 50,000 को किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। बट यहां पर क्या दिया गया है, 50,000। 50,000 क्या है, 1,00,000 का आधा, 1,00,000 का हाफ हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1,000 सेंटीमीटर हो रहे हैं, यहाँ 1,00,000 सेंटीमीटर हो रहे हैं यहाँ पर, तो आधा करेंगे 50,000। 50,000 का मतलब क्या, आधा किलोमीटर है कि नहीं। तो आधा किलोमीटर को हम 0.5 या 0.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर है, इसको हमने बहुत छोटा कर लिया और क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। इधर लिख देते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। अब देखो कितना आसान है, मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। अब 1 कोई बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं है कि नहीं। यहाँ पे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये छोटी छोटी वैल्यूज है जिनको हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन अगर 50,000 ले लेते तब बहुत दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हमने इसको छोटा करके किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नोट करते रहिए इसको। तो हमें आरएफ पता चल गया, यहां पर लिख लेते हैं आरएफ कितना, 1:50,000। कंटूर इंटरवल शॉर्ट में कहते हैं CI। कंटूर इंटरवल हमेशा 20 मीटर्स होता है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द कंटूर इंटरवल ऑफ गिवन मैप, तो यू शुड नो कि कंटूर इंटरवल 20 मीटर्स। हाँ, सम टाइम पूछ लेता है व्हाट इज द स्टेटमेंट स्केल। तो स्टेटमेंट स्केल क्या है, अब आप देखो कि मान लो ये आपका टोपो शीट का मैप है, ठीक है। तो यहां पर नीचे जब आप देखोगे ना, एक ऐसा डायग्राम बना होगा और यहां पर बहुत सारे ब्लॉक्स बने होंगे, इसको बोलते हैं लीनियर स्केल। अब इस डायग्राम के ऊपर आप देखोगे तो लिखा होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लिखा होगा, सिर्फ 2 लिखा होगा, 1 सेंटीमीटर टू 500 मीटर। ठीक है, ये डिफरेंट होता है, लेकिन आईसीएसई के केस में यही होगा। क्या होगा, स्टेटमेंट स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर टू 500 मीटर, यानी कि आधा किलोमीटर इसके हिसाब से। तो आरएफ 1:50,000, कंटूर इंटरवल 20 मीटर्स एंड स्टेटमेंट स्केल 1 सेंटीमीटर टू 500 मीटर। ठीक है, ये चीजें नोट करिए। अब इसको मैं मिटा देता हूं।
अब जो पहली चीज आती है वो आती है हमारी 4 फिगर। इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं बड़ा सा, एक इमेजिनरी टोपो शीट। एक इमेजिनरी टोपो शीट, इसको हम वैल्यू भी दे देते हैं 01, 02, 03, 04 एंड 05। इसको दे देते हैं 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब सबसे पहले आप दो चीजें जान लीजिए। ये जो आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसकी वैल्यू 01, ये वर्टिकल लाइन है, इसकी वैल्यू 02, ये वर्टिकल लाइन है, इसकी वैल्यू 03। अब आप देख रहे हो कि वर्टिकल लाइंस की वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रही है। डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ईस्ट की तरफ बढ़ रही है। किसकी तरफ बढ़ रही है? इस तरफ है ईस्ट। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको हम क्या कहते हैं? यहां पे लिख देता हूं, वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं ईस्टिंग्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइंस पे। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी वैल्यू 11, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 12, हॉरिजॉन्टल लाइन 13, 14, 15। इसकी वैल्यू आप देखोगे तो किसकी तरफ बढ़ रही है? नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम क्या कहेंगे? नॉर्थिंग्स, ठीक है। वर्टिकल लाइंस ईस्टिंग, हॉरिजॉन्टल लाइंस नॉर्थिंग्स। क्लियर? एक बार फिर से बोलो, वर्टिकल लाइंस ईस्टिंग, हॉरिजॉन्टल लाइंस नॉर्थिंग, वर्टिकल लाइंस ईस्टिंग, हॉरिजॉन्टल लाइंस नॉर्थिंग्स। इसको रफ कर देता हूं। अभी ईस्टिंग नॉर्थिंग याद रखोगे तो आपको 4 फिगर और 6 फिगर निकालने में आसानी होगी। अब देखो 4 फिगर 6 फिगर होता है। सबसे पहले तो 6 फिगर को जान लेते हैं कि 6 फिगर जो है आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, रिड्यूस सिलेबस में आ गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो हम 4 फिगर की बात कर लेते हैं। 4 फिगर का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसमें 4 फिगर, 4 0 नहीं है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि जिसमें 4 फिगर है। अब 4 फिगर में जो स्टार्टिंग की दो वैल्यूज है ना, ये होती है ईस्टिंग, और ये जो लास्ट की दो वैल्यूज हैं ये होती है नॉर्थिंग्स। ईस्टिंग नॉर्थिंग्स आपको हमने बताया था अभी, वर्टिकल लाइंस मतलब ईस्टिंग, हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब नॉर्थिंग्स, ठीक है। अब मान लो यहां पर किसी का घर है, मैं मान लेता हूं यहां पर मोहन का घर कहां है? ये यहां पर मोहन का घर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2 मार्क्स में, कैलकुलेट द 4 फिगर ऑफ मोहन्स होम या हाउस। ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है। कहीं पर कोई टेम्पल हो सकता है, कहीं पर कोई पेड़ हो सकता है, ठीक है ना, कहीं पर कोई रोड हो सकती है, किसी भी चीज का पूछ सकता है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको किसका? मोहन के घर का। 4 फिगर कैसे निकालेंगे? अब देखो 4 फिगर में हमें बताया सबसे पहले 2 फिगर में चाहिए ईस्टिंग के। ईस्टिंग कौन सी है? वर्टिकल लाइंस। अब सबसे पहले ये देखो 0-1 का जो ब्लॉक है यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक 0-1 ही चलता है, और ये जो लाइन है यहां तक 0-1 है और यहां से 0-2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 0-2 यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म होगा तो यहां से 0-3 शुरू होगा, 0-3 यहां पे खत्म होगा तो यहां से 0-4 शुरू होगा, और 0-4 यहां पे खत्म होगा तो यहां से 0-5 शुरू होगा। आगे का मैप यहां पर नहीं दिया गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि 0-3 यहां से शुरू होकर यहां तक चल रहा है, तो ये जो मोहन का घर है ये 0-3 वाली लाइन के पास पड़ रहा है। 0-4 तो अभी आगे है, वो आया ही नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चल गया क्या मोहन के घर में ईस्टिंग क्या है? 0-3, यहां पे लिख लेंगे 0-3। अब हमको लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, 2 फिगर और चाहिए। वो कौन से होने चाहिए?
नॉर्थिंग्स होने चाहिए। अब नॉर्थिंग्स में देखो 11 का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म होता है, तो यहाँ से 12 का स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से 13 का स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है, ऐसे ही आगे चलते चले जाते हैं। मतलब आप ये जान लो कि जो भी नंबर लिखा है उस नंबर का ब्लॉक उसके आगे होगा, जो भी नंबर लिखा है उस नंबर का ब्लॉक उसके आगे होगा। ठीक है, तो अब 3 यहाँ पे लिखा है और 3 के आगे ये ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो इसमें मोहन का घर यानी ईस्टिंग 03। नॉर्थिंग चाहिए तो देखो यहाँ पे 13 लिखा है, 13 के आगे 13 के ब्लॉक्स बने, इन्हीं ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक में मोहन का घर है। तो हमें क्या पता चल गया कि भाई 13 वाले ब्लॉक में मोहन का घर है। ठीक है, 03134 फिगर होगा मोहन के घर। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो बहुत जल्दी से मैं आपको बताता हूं। सपोज कि यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अब इस मंदिर का 4 फिगर आप कमेंट में बताओ, मुझे जल्दी से बताना, क्विक। आपको क्या चाहिए? ईस्टिंग चाहिए और क्या चाहिए? नॉर्थिंग चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, तब तक आप 4 फिगर निकाल के कमेंट करो। इसको भी रफ कर देता हूं, अब इसको भी रफ कर देता हूं। उम्मीद है कि आपने निकाल दिया होगा। आपको सेकंड्स का समय लगना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड लगने चाहिए आपको 4 फिगर निकालने में, इससे ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और टोपो शीट पूरी कैलकुलेट करने में आपको लगना चाहिए सिर्फ 15 मिनट्स। कितना? 15 मिनट्स। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का तो पेपर होता है, उसमें आप आधे घंटे 45 मिनट टोपो शीट करते रहोगे तो बाकी क्वेश्चंस कब करोगे? तो आपको क्या करना है 15 मिनट्स के अंदर। अब आप कहो कि सर हो नहीं पाता है 15 मिनट्स के अंदर। क्यों नहीं हो पाता है? होना पड़ेगा ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप क्या करते हो? आपको क्वेश्चन आंसर रटने में अच्छा लगता है तो आप बुक लेके बैठ जाते हो, क्वेश्चन आंसर रटते रहते हो कि सॉइल ये है तो वेजिटेशन ये है। नहीं, वो तो आपको याद करना ही करना है, वो तो आप याद कर लोगे। साल भर से आप उसी पे अपना टाइम दे रहे हो। आपको टोपो शीट साल भर में समझ में नहीं आई क्योंकि आप पहले से सोचकर बैठे हो ना टोपो शीट तो बहुत टफ है, ये कैसे आ सकती है, मुझे समझ ही में नहीं आ रही है। लेकिन 15 से 20 मिनट में आ जाएगी और प्रैक्टिस करते रहो तो 15 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 10 से 12 मिनट में आपका पूरा टोपो शीट का सेक्शन जो है पार्ट 1 वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन आंसर तो याद करोगे ही करोगे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे ताकि आपको टोपो शीट में सिर्फ 15 मिनट लगे। इससे ज्यादा का मतलब आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। जब आप लास्ट में निकल के आओगे तो आप यही कहोगे कि सर ये क्वेश्चन छूट गया या मैम ये क्वेश्चन छूट गया। नहीं छूटना चाहिए। टोपो शीट 15 मिनट में 4 फिगर आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, 6 फिगर अगेन नहीं बता रहा हूं मैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको और एक्स्ट्रा टाइम नहीं चला जाएगा। तो 4 फिगर आपको पता चल गया, ईस्टिंग नॉर्थिंग आपको पता चल गया। अब मान लो यहां पे किसी का घर है, यहां पे किसी का घर है, ए का घर है यहां पर, और यहां पर ये घर जो है ये किसी बी का घर है। अब ए और बी के बीच में जो जगह है, ए के घर और बी के घर के बीच में जो जगह है, यहां पर कुछ नहीं बना है। यहां पर क्या है? कुछ भी नहीं बना है। ना तो कोई रोड है, ना तो कोई नदी है, ना ही कोई नहर है, नथिंग। जस्ट आपको 2 घर दिख रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द होम या हाउस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच की जो जगह है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको आपको कैलकुलेट करना है। किसमें? किलोमीटर्स में। ठीक है, अब किलोमीटर्स में कैलकुलेट करने के लिए जब आपके पास रोड भी नहीं है, आपके पास नहर भी नहीं है, आपके पास रिवर या नदी भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? सीधे स्केल का एक पॉइंट यहां होना चाहिए और स्केल का दूसरा पॉइंट यहां होना चाहिए। यहां से अब बनाऊंगा नहीं क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहां से स्केल रखेंगे यहां तक और देखेंगे कि दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप
स्केल से मेजर करोगे तो आपका 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो तो मैप के हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना आ रहा है। तो हम सपोज करते हैं कि आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां पर आप याद करो आरएफ कितना था, 1:50,000, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 0.5 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 किलोमीटर। यहां पे आपका कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर 0.5 है, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर कितना होगा बताइए। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 10/2 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सिंपली इतना याद रखो, जब भी आपसे डिस्टेंस पूछता है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, आरएफ पता होना चाहिए, शॉर्ट में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर पता होना चाहिए, और उसके बाद जो भी आपका सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है, मान लो यहाँ पर 11 भी आ सकता है, तो 11/2 करो 5.5 किलोमीटर, ठीक है ना। देखो 10 सेंटीमीटर का 5 किलोमीटर आ रहा था, अब 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो 0.5 किलोमीटर बढ़ गया, 5.5 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई डायरेक्ट डिस्टेंस, इसको रफ कर देते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। 40, इसको अभी बना देते हैं। अब ये हो सकता है कि मान लो यहां से एक रोड आ रही है, अब ये मेटल्ड हो सकती है, अनमेटल्ड हो सकती है, वो आप सिंबल पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रोड बिटवीन द हाउस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के घरों के बीच से जो रोड जा रही है उसका डिस्टेंस किलोमीटर में निकालिए। अभी आप डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी ये फिर से आ गया है डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि भाई ये थोड़ा सा कर्वेचर है, थोड़ा सा कर्वी लाइन है, तो हम इसमें स्केल का यूज नहीं कर सकते। हम किस चीज का यूज करेंगे, धागे का या स्ट्रिंग का या थ्रेड का, किसी भी चीज का। धागे को हम इसके ऊपर रखेंगे, यहां पर पूरी तरह से धागा इस पर रखेंगे, और जहां पर धागा खत्म हुआ है वहां पे एक पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे तो हमारे पास धागे का एक छोर है। अब यहां से धागा उठाएंगे और धागे को स्केल पे रख के मेजर कर लेंगे। जब स्केल से धागा मेजर कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। मान लो 20 सेंटीमीटर, मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली 20/2 10 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, लेकिन आप लिखोगे जरूर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसलिए 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर। ये पूरा प्रोसेस लिखोगे, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। तो ये इनडायरेक्ट डिस्टेंस हो गया, इससे पहले हमने डायरेक्ट डिस्टेंस पढ़ा था। अब इनडायरेक्ट डिस्टेंस में एक और चीज बताता हूं। अब ये रोड नहीं है, मान लो कि ये यहां से रिवर जा रही है। अभी रोड नहीं, अभी रिवर हो गई है। अब फिर से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर। अब यहाँ पे ए और बी नहीं पूछना है, क्योंकि ए से भी आगे से रिवर आ रही है। तो बोले व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर ऑन द गिवन मैप। अब क्या है, यहाँ पे भी आपको थ्रेड यूज करना है, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आप इस वाली लाइन को मेजर करोगे तो आपका आंसर ज्यादा आएगा, अगर आप इस वाली लाइन को मेजर करोगे तो आपका आंसर कम आएगा। तो ज्यादा आएगा तो भी गलत हो जाएगा, कम आएगा तो भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बीच का रास्ता लेके चलेंगे। हमें धागे को यहां पे रखना है और पूरा धागा बीच में ही रखकर लेंथ को मेजर करना है, ना उस कॉर्नर पे ना ही इस कॉर्नर पे, कहां, बीच में रखकर ही मेजर करेंगे। फिर धागे को उठा के स्केल से मेजर कर लेंगे। मान लो 15 सेंटीमीटर आंसर आया, तो क्या करोगे आप, 50/2 कितना होगा, 7.5 किलोमीटर। इस पे स्क्वायर नहीं लगाना है, जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो आपको सिर्फ यूनिट कितना है, किलोमीटर, स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि
क्योंकि एरिया नहीं पूछा है, लेंथ पूछा है। ठीक है, समझ में आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट? गुड। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको 15 मिनट्स तक अपना टाइम रिड्यूस करना है। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं। अब क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द एरिया, कैलकुलेट द एरिया enclosed by the easting, enclosed by the easting 02 to 05 and northings 12 to 15। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एरिया enclosed by the easting, easting मतलब vertical lines and northings यानी कि horizontal lines। easting क्या बोल रहा है? 02 to 05, northings क्या बोल रहा है? 12 to 15। अब enclosed का मतलब होता है घिरा, covered, covered मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मैं आपके साथ 02 easting 02 ये 205 यानी कि, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन ईस्टिंग्स के बीच का एरिया, मतलब इसके आगे हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है और इसके पीछे हमें कुछ कैलकुलेट, जो हमें करना है वो इन दो लाइनों के बीच का एरिया काउंट करना है। दूसरा है नॉर्थिंग्स, नॉर्थिंग्स में 12 और 15। अब इसके ऊपर कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, इसके नीचे कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है? इन दो लाइनों के बीच का ये एरिया और ये एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो कि 02 to 05 इन दोनों लाइनों के बीच में क्या आ रहा है? 1 2 3 ब्लॉक्स आ रहे हैं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो एक ब्लॉक है, जो एक ब्लॉक है इसका एरिया कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? ईस्टिंग्स 3 ब्लॉक्स का मतलब 3 किलोमीटर होता है, हमें पता है क्योंकि एक ब्लॉक 1 किलोमीटर का है। फिर हम बात करते हैं नॉर्थिंग्स की। नॉर्थिंग मतलब 12 to 15, इनके बीच में कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 एंड 3। नॉर्थिंग्स 3। ठीक है, अब यहां पे भी हमें पता है भाई एक ब्लॉक 1 किलोमीटर का है, तो हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं यानी 3 किलोमीटर। ठीक है, अब आप देखो कि क्या करोगे आप कि हमें एरिया कितना? ये 3 ब्लॉक्स मिल गए, ठीक है, और ये वाले 3 ब्लॉक्स मिल गए। अब हमें करना क्या है? एरिया निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? L into B निकालते हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं। अब ईस्टिंग हमें मिलेगा 3, नॉर्थिंग हमको मिलेगा 3, दोनों को इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर स्क्वायर। सिंपल, क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? रफ कर दो इसको, इसको भी ध्यान रखिएगा। ईस्टिंग हमको मिला है 3, नॉर्थिंग्स मिला है 3, हमने आंसर निकाला है किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ये भी देख लो, 12 से 15 और 2 से 5, यानी कि हमको जो एरिया चाहिए वो चाहिए ये वाला, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये जो एरिया है, इससे कवर्ड एरिया है, ये हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ पे हमारा कितना आया? 9 किलोमीटर आंसर आया है। अगर आप बहुत ज्यादा अक्लमंद हो या आपका बहुत ज्यादा परफेक्शन आ गया है तो ये जो मैंने अभी डार्क किया है ना, बोल्ड किया है, इसके अंदर ग्रिड काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक 1 किलोमीटर स्क्वायर का है, तो 9 ब्लॉक्स 9 किलोमीटर स्क्वायर। सिंपल, तो इसको मैं रफ करता हूं, आप ये याद रखेंगे। ईस्टिंग नॉर्थिंग 3 एंड 3।
ईस्टिंग 3, नॉर्थिंग 3। आंसर हमारा कितना आया था किलोमीटर में? 9 किलोमीटर स्क्वायर, इतना आया था। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आंसर आप कैलकुलेट करो, एरिया आप कैलकुलेट करो मीटर स्क्वायर में, नॉट किलोमीटर। किलोमीटर तो आपने निकाल लिया, बहुत इजी। लेकिन आपको क्या करना है, मीटर स्क्वायर में करना है। तो इसके दो मेथड है। दो मेथड क्या है? पहला मेथड है ईस्टिंग 3 को हम 1000 से इनटू करेंगे। क्यों करेंगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, मीटर नहीं तो हमें आंसर चाहिए। तो 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। ठीक है। नॉर्थिंग्स क्या है? 3, इसको भी हम 1000 से इनटू करेंगे, आंसर क्या आएगा? 3000 मीटर। अब आपको फिर वही काम करना है, L इंटू B, आंसर 3000 तो 3000 इंटू 3000, आंसर कितना आएगा? 9 मीटर स्क्वायर। 9 क्या है? 60, 9 करोड़ मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है। अब इसका एक दूसरा मेथड भी आपको समझाता हूं। ये वाला बहुत सिंपल है। आपका आंसर 9 किलोमीटर आया है, जो भी आपका किलोमीटर में आंसर आया वो आप याद रखेंगे। आप 9 इंटू 1000 करिए और इंटू 1000, अगेन आंसर आएगा 9 करोड़ मीटर स्क्वायर। गॉट इट? समझ में आ गया? एक ये मेथड, एक जो मैंने इससे पहले बताया। तो ये तो वो टॉपिक्स हो गए जो कैलकुलेशन वाले। क्या टॉपिक्स हो गए? जो कैलकुलेशन वाले हैं। हम इसको रफ कर देता हूं। ये वो टॉपिक हो गए जो कैलकुलेट किए जाते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि आप 4 फिगर बताइए दैट नॉर्थ ईस्ट में क्या है, कोई हिल बनी हुई है, उस हिल का 4 फिगर बताइए। आप कैसे बताएंगे? क्या ऐसे हिल बनी होगी? नहीं। क्या ऐसे हिल बनी होगी? नहीं। आपको उसके लिए कंटूर लाइंस जो पढ़ाई जाती हैं उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। अब जब आप कंटूर वाला चैप्टर करेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि ऐसे कुछ बना हुआ है। ठीक है। अब ये आड़ी तिरछी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ठीक है। अब इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स ये जो है हिल है। तो आपसे इसका 4 फिगर पूछा है, तो ये जिस किसी भी ग्रिड के अंदर आएगी उसका 4 फिगर आप बता देंगे। ठीक है। तो इतना आपको ये तो क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ सिंबल्स के बारे में जो अक्सर आते हैं और आते ही आते हैं, फिक्स है, इनमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये पूछ रहे हैं कि ग्रिड है। ठीक है। ग्रिड में एक रिवर है जो इस तरह से कुछ बह रही है। अब कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द ड्रेनेज पैटर्न। तो अगर आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसका मतलब होगा डेंडेट्रिक। क्या होगा? डेंडेट्रिक। अगेन कोई एक और ग्रिड है, अब उसमें कोई ऐसे रिवर है, ये इस तरह से रिवर है। तो अगर ये रेक्टेंगुलर शेप बन रहे हैं ना, ये रेक्टेंगुलर शेप बन रहे हैं, देखो हाँ, अगर ड्रेनेज पैटर्न में ये रेक्टेंगुलर शेप बनते हैं तो इस तरह को हम बोलते हैं ट्रिलाइज ड्रेनेज पैटर्न। याद रखिएगा, अगर इस तरह से निकल रहा है तो डेंडेट्रिक, इस तरह से रेक्टेंगल बन रहे हैं तो ट्रिलाइज्ड, और एक कभी कभी ऐसे की हिल बनी हुई है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि पहाड़ों से पानी निकलता है, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, तो स्लोप के हिसाब से इधर उधर बहती है। मान लो ये ग्रिड है, अब यहाँ पर ये रिवर बह रही है, बाहर की तरफ से जा रही है। अब पूछेगा कि व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ
इन दिस ग्रिड। तो आप क्या बताओगे भाई, देखो यहाँ पर ये स्टार शेप में बाहर की तरफ निकल रहे हैं, है ना, तो इसको हम कहेंगे रेडियल। याद रहेगा, डेंड्रिटिक, ट्रेलाइज एंड रेडियल। रफ कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेटलमेंट का। सबसे पहले आप ये जान लो, थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। वैसे ये हरा कलर यूज नहीं होगा, आपको सेटलमेंट हमेशा रेड कलर में मिलेंगे, बट मेरे पास ग्रीन अवेलेबल है तो मैं ग्रीन बता रहा हूं। इस तरह से एक ब्लॉक है, ये क्या है, सेटलमेंट है लेकिन टेम्परेरी है, और एक अगेन ब्लॉक है लेकिन ये फिल्ड है, ये ब्लैंक नहीं है, तो ये भी सेटलमेंट है बट ये परमानेंट है। कौन सा है, परमानेंट। अगर खाली ब्लॉक है तो टेम्परेरी है, वरना परमानेंट है। समझ में आ गई बात। अब आपसे पूछेगा कि सेटलमेंट पैटर्न बताइए। अगर किसी ग्रिड में ये घर बने हुए हैं, या घर के अलावा कोई बिल्डिंग भी बनी हुई है, सेटलमेंट में बिल्डिंग्स होती हैं, वो किसी भी चीज, उस बिल्डिंग्स का यूज कहीं भी किसी भी काम में किया जा सकता है। हाँ भाई, तो इस ग्रिड में आप बताएं कि कौन सा सेटलमेंट पैटर्न है, कमेंट कर दो आप। भाई देखो, ये घर बहुत पास पास बने, ठीक है ना, घर क्या है, पास पास बने, कॉम्पैक्ट बने हैं। तो जो घर पास पास बने हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ठीक है, अब यहां पे दूसरा बना देते हैं। मान लीजिए यहां पे घर बना हुआ है, एक घर यहां बना, एक यहां बना और एक यहां बना। ठीक है, क्या होगा इसका, दूर दूर घर बने हुए हैं, दैट मीन्स डिस्पर्स, फैलाव, फैले हुए हैं चारों तरफ, डिस्पर्स हो गए हैं, दूर दूर बने हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्स, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। क्लियर हो गया, ज्यादातर यही दो आते हैं आप। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आपको पता होनी चाहिए, कलर स्कीम। मैप में जो कलर है, जैसे कि ग्रीन, अब ग्रीन को ग्रीन से लिखने के बाद फिर ब्लैक पे करता हूं। येलो, रेड, और क्या हो सकता है, ब्राउन, ठीक है, ब्लू। कई कलर होते हैं, तो आपको ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं पता होना चाहिए। ग्रीन हमेशा वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको करते हैं, वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। येलो यानी कि एग्री कल्चरल लैंड, या कल्टिवेबल लैंड भी कह सकते हैं, या फिर और कल्टिवेबल लैंड। करेक्ट। रेड में आपको सेटलमेंट एंड रोड्स ये देखने को मिलेगी। ब्राउन में आपको सैंड ड्यून्स एंड कंटूर लाइंस। क्लियर। ब्लू में आपको वाटर, ठीक है, वाटर देखने को मिलेगा। ब्लू में आपको वेल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लाइन्ड वेल्स जिसमें पानी होता है, और एक कलर ब्लैक भी आ जाता है। ब्लैक में आपको ज्यादातर ड्राई प्लेसेस देखने को मिलेंगे, या फिर जो रिवर्स होती हैं, सूखी हुई होती हैं, टैंक होते हैं, ड्राई रिवर एंड टैंक्स। एंड व्हाइट भी देखने को मिलता है। व्हाइट का मतलब होता है बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब
बेकार पड़ा हुआ लैंड, जिस पर कुछ नहीं हो सकता, यानी कि अनकल्टिवेबल लैंड, इसका कोई यूज नहीं है। क्लियर? ये कल आप याद कर लेंगे। टोपोशीट खत्म। कुछ रह गया है तो कमेंट करके बताना मुझे, मैं फिर बता दूंगा। ठीक है? अब देखो इतने से क्लास में टोपोशीट खत्म। अब 15 मिनट में तो आप कर ही लोगे। ये तो मुझे इतना टाइम लगा है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर मुझे करना होगा तो 10 मिनट में कर लूंगा मैं। ठीक है? तो आज टोपोशीट खत्म हो गई है। आप इस वीडियो को बार बार देखो जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। ठीक है? इसको मैं रफ कर देता हूं और आपका टारगेट है कि आपका जो पार्ट 1 यानी कि टोपोशीट कैलकुलेट करने का समय है, जो आप टाइम ले रहे हो, द टाइम यू आर टेकिंग टू कैलकुलेट टोपोशीट, वो आपका कितना होना चाहिए? मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स। अगर आप इससे कम कर सकते हो वेल एंड गुड, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आपने लगाया तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आई गारंटी की छूट जाए। ठीक है? तो टोपोशीट पढ़ो, प्रैक्टिस करो, अपना टाइम रिड्यूस करके 15 मिनट पर ले आओ। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। ठीक है? थैंक यू।